हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं निकिता शर्मा आप सभी का अपने फिजिक्स की क्लासेस में एक बार फिर से वेलकम करती हूँ। हमारा चैप्टर चल रहा है करंट इलेक्ट्रिसिटी। फिजिक्स में लेक्चर चैप्टर नंबर आपका थर्ड है ये, जिसका लेक्चर आज 8 होने वाला है या 7 होगा आपका। तो यहाँ पे जो आपका आज का जो टॉपिक है आपका व्हीट स्टोन ब्रिज। इससे पहले हम लास्ट वीडियो में जो लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था वो क्या पढ़ा था, किरचॉफ लॉ पढ़े थे। दोनों टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। थ्योरी में ज्यादा कुछ नहीं है, बस एक बार हमें कंसेप्ट समझना है। थ्योरी इतनी हार्ड नहीं है, इनके न्यूमेरिकल्स इंपॉर्टेंट होते हैं। थ्योरी भी आती है तो थ्योरी में आपको क्या करना है, दोनों रूल्स याद कर लेने। हमने वहाँ पे फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ पढ़ा था। फर्स्ट लॉ को हम केसीएल बोलते हैं, किरचॉफ करंट लॉ, और सेकंड को हम बोलते हैं किरचॉफ वोल्टेज लॉ, केसीएल और केवीएल। फर्स्ट वाले को क्या बोला जाता है, उसको बोलते हैं जंक्शन रूल, और सेकंड वाले को हम क्या बोलते हैं, लूप रूल बोलते हैं। जिसने नहीं पढ़ा है वो आप लास्ट वीडियो में देखना, उसमें मैंने दोनों जो हमारे लॉ हैं बहुत अच्छे से समझाए हैं। कोई डाउट होगा तो आप पूछ सकते हो, ऐसी कोई बात ही नहीं है। तो और उसके न्यूमेरिकल्स हम करेंगे, लेकिन आज हमारा जो टॉपिक है इस चैप्टर का लास्ट जो मेजर टॉपिक होता है वो इंपॉर्टेंट में से एक टॉपिक आज पढ़ेंगे हम। उसके बाद छोटे मोटे वो तो न्यूमेरिकल के साथ होते रहेंगे, ठीक है। जो छोटे मोटे फॉर्मूले छूट जाते हैं या फिर डेफिनेशन छूट जाती है, तो जब मैं आपको न्यूमेरिकल्स कराऊंगी तो न्यूमेरिकल के साथ वो आपके सारे कवर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज टॉपिक डालोगे आप, टॉपिक है आपका व्हीट स्टोन ब्रिज। टॉपिक डालोगे व्हीट स्टोन ब्रिज। व्हीट स्टोन ब्रिज टॉपिक आपका एक भी नहीं छूटेगा। जब हम रिवीजन लेंगे तो रिवीजन में क्या होगा कि मोटे मोटे टॉपिक्स आपको सारे ही तैयार होंगे, छोटे मोटे टॉपिक्स जो होते हैं वो रिवीजन में भी आपके कवर हो जाते हैं, ठीक है। तो ये वो मेजर टॉपिक्स है जहाँ से क्वेश्चंस आते रहते हैं, हमेशा बनते हैं, ठीक है। इनके बिना चैप्टर हमें क्लियर नहीं होता है, तो ये आपको समझना है व्हीट स्टोन ब्रिज होता क्या है। देखो, व्हीट स्टोन ब्रिज के एक सर्किट है, एक सर्किट को बोला गया है व्हीट स्टोन ब्रिज। और ये जो सर्किट होता है ये बना होता है रेजिस्टेंसेस से। जो हमारे रेजिस्टेंस होते हैं जो करंट का क्या करते हैं, अपोज करते हैं। आर से हम उसको डिनोट करते हैं, पढ़ चुके हैं हम इसको। तो इसका क्या बना होता है, एक सर्किट बना होता है जिसमें मोर देन 4 रेजिस्टेंस लगे होते हैं। तो सर्किट को ही हम क्या बोलते हैं, व्हीट स्टोन ब्रिज बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि इसमें मान लो हमने 4 सर्किट का या फिर 5 रेजिस्टेंस का एक सर्किट तैयार किया। कुछ इस तरीके से बना होता है ये। जब इसके न्यूमेरिकल्स आते हैं तो हमें पता ही चलता है कि ये व्हीट स्टोन ब्रिज है। तो इसमें ना तो हमें रेजिस्टेंस सीरीज में लगे हुए दिखाई देते हैं, ना ही पैरेलल लगे दिखाई देते हैं। तो वहां हम समझ जाते हैं कि ये कौन से कंसेप्ट से होगा, व्हीट स्टोन ब्रिज से जो हम फॉर्मूला निकाल के लाएंगे वहां से ये सॉल्व होगा। तो इस तरीके से कोई रजिस्टर ये सर्किट बना हुआ है जिसमें 1 2 3 4 5 क्या लगे हुए हैं, रेजिस्टेंस लगे हुए हैं। सपोज दैट ये R1 है, R2 है, R3, R4, और इसको हम मान लेते हैं R5 मान लेते हैं। रेजिस्टेंस का काम होता है करंट का क्या करना, अपोज करना। तो इसमें करंट भी होना चाहिए। तो करंट सप्लाई करने के लिए हम इसमें क्या कनेक्ट कर देते हैं, एक सेल कनेक्ट कर देते हैं, बैटरी लगा देते हैं। तो मैंने इसमें एक सेल लगाया, यहाँ पे एक की लगाओगे जो करंट को फ्लो कराने का काम करेगा। तो यहाँ माइनस से प्लस इधर से करंट निकला। तो जब यहाँ पे देखो हम मान के चल रहे हैं कि यहाँ से क्या निकला, आई करंट यहाँ से निकलता है। जब यहाँ से आई करंट निकलेगा तो यहाँ पे आके ये टर्मिनल है इसका, मान लेते हैं इसको ABCD नाम दे देते हैं, ABCD। जब ये ए पॉइंट पे आएगा तो यहाँ पे 2 रास्ते दिखाई देंगे, ठीक है। क्योंकि करंट का क्या काम होता है, करंट जो है बिल्कुल अपना, अगर 2 तार उसमें जुड़े हुए हैं तो वो क्या होगा, बिल्कुल इक्वल इक्वल पोर्शन में वहां पे क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। तो यहाँ तक तो आई करंट आया, कुछ हाफ करंट इधर चला जाएगा, हाफ इधर चला जाएगा। सपोज दैट यहाँ पे I1 चला गया और इधर कितना चला गया आपका, I2 करंट चला गया। तो I1 यहाँ से जाएगा, यहाँ पे आएगा। तो देखो यहाँ पे जब एक और ये रहा जॉइंट मिला, यहाँ पे एक जंक्शन बना हुआ है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो व्हीट स्टोन ब्रिज है इसकी खासियत क्या होती है कि यहाँ पे जो रेजिस्टेंस लगा होता है इसमें कोई करंट फ्लो नहीं होता। यानी कि यहाँ से I1 करंट जो है वो बिना इस रेजिस्टेंस में जाए सीधा कहाँ चला जाता है, BC वाले सर्किट में चला जाता है, यानी कि R2 में चला जाता है। तो पूरा का पूरा I1 करंट इधर चला जाएगा, और इसी तरह से R2 है, इधर ना जाके पूरा का पूरा I2 करंट इधर चला जाएगा और वापस से यहाँ पे आके इकट्ठा हो जाएगा। और वापस जिस बैटरी से, जिस सेल से जितना करंट आपने निकाला था उसको उतना ही मिल जाएगा। तो व्हीट स्टोन ब्रिज में क्या होता है कि यहाँ पे ना ये बिल्कुल बैलेंस्ड फॉर्म में होता है, इसमें कोई भी करंट फ्लो नहीं होता।
इसी सर्किट को हम क्या बोलते हैं, व्हीटस्टोन ब्रिज बोलते हैं। फिर से समझो क्या होता है व्हीटस्टोन ब्रिज, क्या होता है, मोर देन 4 रेजिस्टेंस का एक सर्किट होता है जिसमें कुछ इस तरीके से बैलेंस होता है कि इसमें R5 वाले रेजिस्टेंस में जो बीच में रेजिस्टेंस लगा होता है उसमें क्या होता है, करंट का बिल्कुल भी फ्लो नहीं होता, उसमें करंट ही नहीं पहुंच पाता। इधर से I1 करंट, R1 में से I1 करंट निकल गया, I2 में से भी I1 करंट, जितना यहाँ से गया उतना उधर फ्लो हो गया, जितना इधर से गया उतना ही फ्लो इधर हो गया। तो ये वाला जो सर्किट बनता है इसी को हम क्या बोलते हैं, व्हीटस्टोन ब्रिज बोलते हैं। अब इसका हमें प्रिंसिपल समझना है कि इसका ये कैसे काम करता है, कैसे ये बना हुआ है, किस तरीके से यहाँ पे बैलेंस्ड होता है, वो हमें चीज देखनी है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, इसमें से 4 रेजिस्टेंस आपको दिखाई दे रहे हैं, एक तो यार इसमें तो कुछ है ही नहीं, करंट का फ्लो है नहीं, तो यहाँ पे ये पता क्या चलेगा कि इसमें करंट का फ्लो नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे गैल्वेनोमीटर लगा होता है, ठीक है, आप इसको R5 को दिखाओगे नहीं, यहाँ पे गैल्वेनोमीटर लगा होता है, गैल्वेनोमीटर, और एक लगाते हैं हम की, एक लगी होती है की, इसको हम K1 की बोल देंगे और इसको बोल देंगे हम K2 की। एक की लगाते हैं, गैल्वेनोमीटर एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे पता चलता है कि इसमें करंट आ रहा है या फिर नहीं आ रही। इसकी जो निडल होती है, इसकी जो सुई होती है, अगर वो डिफ्लेक्ट हो रही होती है, हिल रही होती है, तो यानी कि यहाँ पे करंट अभी चल रहा है, और अगर वो बिल्कुल वैसे होती है, एकदम हिलती नहीं, डिफ्लेक्ट नहीं होती है, तो वहां पे पता चल जाता है कि अब इसमें करंट का फ्लो नहीं होता है। तो ये वाली इसकी जो निडल होती है वो बिल्कुल सीधी होती है, उसमें कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं होता है, तो यहाँ से हमें पता चल जाता है कि यहाँ पे कोई भी करंट फ्लो नहीं हो रहा है। तो ये इसमें सब ये जो 4 रेजिस्टेंस आपके लगे हुए हैं, 4 रेजिस्टेंस में से 2 रेजिस्टेंस ऐसे होंगे जो हमें नॉन होते हैं, मतलब पता होता है कि यहाँ पे 5 ओम का रेजिस्टेंस लगा है, यहाँ पे 2 ओम का, कोई भी 2 रेजिस्टेंस हमारे कैसे होते हैं, नॉन होते हैं। तो ये जो 2 साथ में लगे हुए हैं R1 और R2, ये दोनों रेजिस्टेंस हमारे यहाँ पे नॉन होंगे। इसको मैं नाम दे रही हूँ PQRS, PQ, और कभी भी RS इधर नहीं लिखोगे, PQRS ऐसे होते हैं ये, PQRS, ठीक है। तो इसमें से जो PQ है, PQ आपका क्या होता है, नॉन रेजिस्टेंस होता है। P और Q हमें पता होगा कि यहाँ पे कितने ओम का रेजिस्टेंस लगा है, 5 ओम का, 10 ओम का, 15 ओम का, ये हमें पता होगा। इसमें से जो आपका R रेजिस्टेंस होता है ये वेरिएबल होता है। वेरिएबल का मतलब है कि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस का एक सर्किट होता है पूरा, आपने लैब में देखा होगा कि उसमें बहुत सारे रेजिस्टेंसेस लगे होते हैं, तो वहां पे हम इसको बार बार चेंज करते रहते हैं। वेरिएबल है यानी कि इसको बार बार हम चेंज करेंगे। कब तक चेंज करते हैं हम, जब तक चेंज करते हैं जब तक कि इसमें डिफ्लेक्शन रुक ना जाए, ठीक है, यानी कि इसमें करंट का फ्लो ना रुक जाए, तब तक हम इसको क्या करते रहते हैं, चेंज करते रहते हैं। वो कैसे पता चलेगा, तो हम इस की को क्या कराते हैं, टच कराते हैं, यानी कि की को, इस वाले पार्ट को इस वाले पार्ट से जब टच करोगे तो अगर इसका डिफ्लेक्शन हो रहा होगा तब तक हमारा रेजिस्टेंस ही सही नहीं लगा, तो हम तब तक चेंज करेंगे जब तक ये डिफ्लेक्शन इसका खत्म नहीं हो जाता। एस जो होता है, इसमें एस होता है आपका अननोन रेजिस्टेंस। इस पूरे सर्किट को सेट करके जब ये बिल्कुल कैसे हो जाता है, आपका डिफ्लेक्शन इसमें खत्म हो जाता है, तो ये सारे हमें नॉन हो जाते हैं, क्योंकि ये पहले से पता है, ये पहले से पता है। मान लो ये 15 ओम पे क्या हो गया, आपका सेट हो गया, तो फिर हम क्या करते हैं, इस एन को क्या कर लेते हैं, निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे जो एस वाला रेजिस्टेंस है ये कैसा होता है, अननोन होता है, जिसको हमें फाइंड करना होता है। तो यही चीज हमें थ्योरी में समझानी है, तो मैंने इसमें यही सब कुछ लिखा हुआ है, कोई हार्ड नहीं है, बस आपको समझना है। 4 रेजिस्टेंसेज है इसमें, जिसमें से 2 रेजिस्टेंस हमें नोन है, एक रेजिस्टेंस में वेरिएबल होता है जिसको बार बार हम चेंज करते हैं। कब तक चेंज करते हैं, जब तक हमारा गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन रुक नहीं जाता। जब 3 हमें नॉन हो जाएंगे तो 4th अपने आप निकल के आ जाएगा। इसका एक रेशियो बना होता है बैलेंस फॉर्म में, उस रेशियो से हम क्या करते हैं, 4th वाला रेजिस्टेंस को क्या कर लेते हैं, निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा है, द व्हीटस्टोन ब्रिज इज अ सर्किट। व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होता है, एक सर्किट है जो आपके सामने बना हुआ है, विच इज यूज टू मेजर एन अननोन रेजिस्टेंस, जिसका यूज किसके लिए किया जाता है, अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। 4 रेजिस्टेंसेस P, Q, R एंड S, 4 रेजिस्टेंसेस हमारे P, Q, R और S आर कनेक्टेड टू फॉर्म अ पैरेललोग्राम। एक पैरेललोग्राम बना हुआ है, शेप जो बनी हुई हमारी वो कैसी है, पैरेललोग्राम की शेप है। इसमें क्या है, वो कनेक्ट हुए हैं। ए गैल्वेनोमीटर, अ गैल्वेनोमीटर एंड अ की, एक तो क्या लगा हुआ है, गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है, और एक की लगी हुई है K2, किसके बीच में, बी और डी के बीच में। जो डायग्राम है वो बस हमें थ्योरी में बताना है, लैंग्वेज आप अपने भी ले सकते हो, बस जो डायग्राम में आपने बनाया, सबसे पहले हमने बताया PQRS के हमारे रेजिस्टेंस है जो एक पैरेललोग्राम शेप में क्या है, कनेक्ट हुए हैं। उसके बाद हमने 2 चीज इसमें कनेक्ट की, गैल्वेनोमीटर और एक K2 की है जो बी और डी के बीच में क्या हुआ, लगी हुई है। तो ये लिखा हुआ है व्हाइल अ बैटरी एंड की, सॉरी यहाँ पे, a galvanometer and a key K2 are connected between point B and D, while a battery and key K1 are connected point A and C। और A और C जो टर्मिनल है इनके बीच में हमने क्या कर दिया, एक बैटरी और एक K1 की को क्या कर देते हैं, हम कनेक्ट कर देते हैं। यूजुअली P एंड Q कॉल्ड रेशियो आर्म आर नॉन रेजिस्टेंस। जो हमारी ये P और Q, इसको आर्म रेशियो भी बोला जाता है, ठीक है।
एक ही आर्म रेशियो बोलते हैं इनको, और ये कैसे होते हैं आपके नॉन रेजिस्टेंस होते हैं। तो वही मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है पी एंड क्यू कॉल्ड रेशियो आर्म, इनका जो रेशियो इसको हम आर्म बोलते हैं, एंड आर नॉन रेजिस्टेंस, और इसको ये कैसे होते हैं हमारे नॉन रेजिस्टेंस होते हैं। आर इज अ वेरिएबल रेजिस्टेंस, ठीक है, आर कैसे आपका वेरिएबल रेजिस्टेंस है, एंड एस इज अननोन रेजिस्टेंस, और एस क्या आपका अननोन रेजिस्टेंस है। आप इसको हटा भी सकते हो, आर्म रेशियो ना बोल के बस ये बोल सकते हो पी एंड क्यू आर नॉन रेजिस्टेंस, बस हमें पता होनी चाहिए, चीजें क्लियर कट होनी चाहिए बिल्कुल। द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस आर इज सो एडजस्टेड, एडजस्टेड यानी कि आर की वैल्यू हम एडजस्ट करते हैं खुद से, दैट ऑन पासिंग की K2 द गैल्वेनोमीटर डज नॉट गिव डिफ्लेक्शन, ठीक है, और हम इसको टच करके K2 की हेल्प से, जो सेकंड की है हमारी, इसकी हेल्प से हम देखते रहते हैं कि गैल्वेनोमीटर की सुई कब तक डिफ्लेक्शन इसका रुक जाएगा, ठीक है। तो यही इसमें लिखा हुआ है डज नॉट गिव डिफ्लेक्शन, तब तक हम इसको चेक करते हैं जब तक इसका डिफ्लेक्शन रुक नहीं जाता है। इम्प्लाइज तब देन दैट पॉइंट बी एंड डी आर एट द सेम पोटेंशियल, उस वाली कंडीशन में जब ये गैल्वेनोमीटर की सुई का डिफ्लेक्शन एकदम खत्म हो जाता है, तो उस कंडीशन में बी और डी के बीच जो पोटेंशियल होता है वो सेम होता है। पोटेंशियल का मतलब क्या है, यहाँ पे कोई मान लो यहाँ पे 4 है, यहाँ भी 4 है, तो 4 माइनस 4 0 हो गया, तो यहाँ कोई पोटेंशियल नहीं है, ठीक है, यानी कि यहाँ पे कोई एनर्जी नहीं है। पोटेंशियल क्या होती है, एनर्जी की फॉर्म होती है, तो यहाँ कोई एनर्जी खत्म है बिल्कुल, पोटेंशियल एनर्जी कहीं नहीं है, कुछ है ही नहीं, ठीक है। तो बी एंड डी आर एट द सेम पोटेंशियल इन सच अ केस, इस कंडीशन में द ब्रिज इज सेड टू बी बैलेंस्ड, इस कंडीशन में हम इस ब्रिज को, ये जो आपने ब्रिज बनाया हुआ है वो कैसे बोलेंगे, ये बैलेंस्ड है, ठीक है। बैलेंस्ड फॉर्म में ही न्यूमेरिकल सॉल्व होते हैं, न्यूमेरिकल सॉल्व तभी होगा जब हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज कैसा होता है, बैलेंस्ड फॉर्म में होता है। देन इन such a case the bridge is said to be balanced, for a balanced Wheatstone bridge it can be proved that, जब ये बैलेंस्ड फॉर्म में आ जाता है, ठीक है, जब हमारा ये Wheatstone ब्रिज कैसे हो जाता है, बैलेंस्ड हो जाता है, तो हम इसको कैसे प्रूव कर सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं इन दोनों का रेशियो P अपॉन Q इज इक्वल टू R अपॉन S, यही वो रेशियो है जिससे हम अननोन रेजिस्टेंस को क्या कर लेंगे, फाइंड कर लेंगे। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, और रेशियो आप अपनी मर्जी से, ये नहीं कि P के अपॉन, अगर ये मान लो ये ले रहे हो, ये भी ले सकते हो P अपॉन R, तो Q अपॉन S होगा, ठीक है, लेना आपको ऐसे ही है, ये नहीं कि ये इसके साथ ले रहे हो, ये इसके साथ ले रहे हो, या P अपॉन Q और R अपॉन S बना रहे हो, ऐसे नहीं बिल्कुल बनाओगे। P अपॉन Q एक पॉइंट आपका ये हो गया, और एक आपका ये हो गया R अपॉन S, तो इनका जो रेशियो होता है वो कैसा होता है, आपको इक्वल होगा। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। इसी फॉर्मूले की यूज से हम क्या करते हैं, अननोन रेजिस्टेंस को फाइंड कर लेते हैं। इसके न्यूमेरिकल अब आपको बहुत आराम से समझ में आएंगे कि हमारा बीच वाले रेजिस्टेंस में कोई करंट फ्लो नहीं होना चाहिए, उस कंडीशन में बैलेंस्ड होता है, और जब बैलेंस्ड होता है तो फॉर्मूला क्या बन जाता है, रेशियो बन जाता है P अपॉन Q इज इक्वल टू R अपॉन S। अब इसका प्रूफ करने के लिए आता है कि बैलेंस्ड फॉर्म में इस वाले फॉर्मूले को हमें क्या करना है, ड्राइव करने हैं। तो आप इसको एक बार नोट कर लो, फिर हम इसका प्रूफ देख लेते हैं कि इसको कैसे ड्राइव किया जाता है, फॉर्मूला में ड्राइव करने के लिए आता है। टॉपिक डालोगे अब आप, डेरिवेशन ऑफ बैलेंसिंग कंडीशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज की बैलेंसिंग कंडीशन में हमें इसका क्या करना है, डेरिवेशन को ड्राइव करना है। तो वही मैंने सर्किट यहाँ पे बनाया हुआ है, एक सर्किट बना है जिसमें 4 रेजिस्टेंसेस लगे हैं, बीच में भी रेजिस्टेंस है लेकिन इसमें कोई भी करंट का फ्लो नहीं है, तो उसके लिए हमने क्या लगाया हुआ है, इसमें गैल्वेनोमीटर लगाया हुआ है जो हमें बताएगा कि इसमें करंट का फ्लो नहीं हो रहा है, यानी कि इसका डिफ्लेक्शन बिल्कुल नल होगा, नील होगा, कुछ भी डिफ्लेक्शन इसमें नहीं होगा। नाम दिया हमने रेजिस्टेंस को P Q R S, आप R1 R2 R3 R4 भी दे सकते हो, डजंट मैटर। इसके हमने ये ले लिया आपको A B C, वर्टिक्स जो लिखे हमने A B C D, इसमें 2 की लगाइए, एक तो K2 लगाइए, K2 क्या हेल्प करती है, K2 में बताती है, इसको हम टच करते हैं तो टच करने से पता चलता है कि इसका डिफ्लेक्शन हो रहा है या फिर नहीं हो रहा, की को ऑन करने पर। और इस की को ऑन करने से हमें क्या होता है, इस बैटरी को परमिशन मिल जाती है करंट को सप्लाई करने के लिए, ठीक है। बैटरी तब तक अपना चार्ज नहीं आगे फ्लो करता है जब तक हम की ऑन नहीं करते हैं ना, ऐसे तो होता है, स्विच ऑन करना पड़ता है करंट को सप्लाई की परमिशन देने के लिए। तो की 1 को हम यहाँ पे इसको ऑन करेंगे तो ये बैटरी से करंट निकलेगा, पता है माइनस से प्लस की तरफ करंट निकलता है, तो यहाँ से आई करंट निकला, और इस पे जाके थोड़ा डिवाइड हो जाएगा, इधर चला जाएगा I1 करंट और इधर चला जाएगा आपका I2 करंट, ठीक है। सेम कंडीशन, इधर से निकल के आ गया I2 करंट, और इसमें तो कोई जाना नहीं है, इधर से आ गया आपका I1 करंट, यहाँ पे आके फिर से मीट हो गया, और यहाँ पे जितना करंट इस बैटरी से निकला था वापस उतना करंट इसको क्या मिल जाता है, वापस मिल जाता है। तो इसको हमें प्रूफ करना है, फॉर्मूला प्रूफ करना है कि P अपॉन Q किसके इक्वल होता है, R अपॉन S के इक्वल होता है, ठीक है। तो समझते हैं, पहले इसके बारे में लिखा, सपोज द नेट करंट इन द सर्किट इज I, इस सर्किट में जो नेट करंट है वो क्या आपका I है,
डिवाइड इनटू I1 एंड I2, जो दो पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, कुछ I1 करंट इधर चला गया और I2 करंट आपका इधर चला गया। देयर इज नल डिफ्लेक्शन इज गैल्वेनोमीटर, और गैल्वेनोमीटर में बिल्कुल भी डिफ्लेक्शन आपका नहीं है। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, हम इसमें लगाएंगे किरचॉफ लॉ। ठीक है, देखो सॉरी किरचॉफ सेकंड लॉ, क्योंकि सर्किट कैसा आपका बंद है, तो किरचॉफ कौन सा लॉ लगाओगे आप, सेकंड लॉ, जिसको हम क्या बोलते हैं, लूप लॉ भी बोलते हैं। तो इसमें हम एक लूप लेंगे, कौन सा ले रहे हैं हम, ए बी डी ए। मैंने इसमें एक लूप लिया, कौन कौन सा लिया, ए बी डी ए। तो हम इस लूप कौन सा ले रहे हैं, हम ए बी डी ए ले रहे हैं। तो कैसे करेंगे, मैंने एक लूप ले लिया ऐसे, ये I1 में बाहर लिख रही हूँ, ए से चले बी की तरफ और ऐसे वापस आ गए। ठीक है, लूप की डायरेक्शन हमारी ऐसे है। अब क्या कर रहे हैं हम यहाँ पे देखो कैसे चल रहे हैं, ए से बी चले तो करंट की डायरेक्शन देखो ऐसे है, ऐसे करंट जा रहा है, और लूप की डायरेक्शन भी सेम है। जब सेम डायरेक्शन में होता है तो हमारा आई आर यानी कि करंट और रेजिस्टेंस का जो प्रोडक्ट होता है वो कैसा होता है, नेगेटिव होता है। तो हम देखो लूप की डायरेक्शन में जा रहे हैं, है ना, करंट भी इधर है और लूप की डायरेक्शन भी है। जब दोनों की डायरेक्शन सेम है तो करंट है हमारा I1 और हमारा रेजिस्टेंस है P, तो इन दोनों की जो प्रोडक्ट होगी वो नेगेटिव होगी, यानी कि माइनस के I1P। आगे चलो, इधर से घूम के आए, इसमें आ जाओ, देखो करंट भी इधर घूम के आएंगे, करंट इधर जा रहा है, लेकिन इसका सॉरी पाथ जो है आपका ऐसे है, ए से बी, बी से डी और डी से ए, डी से ए, ऐसे है पाथ की डायरेक्शन ऐसे डी से ए की तरफ, लेकिन करंट देखो ऐसे जा रहा है ए से डी की तरफ, अपोजिट हो रहा है। जब अपोजिट डायरेक्शन होगी तो दोनों का प्रोडक्ट कैसा होता है आपका, पॉजिटिव होता है। करंट कितना I2, कितना रेजिस्टेंस है R में, तो यहाँ पे हो जाएगा I2R, किसके इक्वल रखोगे, 0 के इक्वल, इसको उधर ले जाओ तो I1P इज इक्वल टू हो जाएगा I2R के। ऐसे तो होगा क्योंकि ये भी माइनस का, ये उधर जाके प्लस का उधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो दोनों माइनस आपके कैंसिल हो जाएंगे। ये बन जाएगी आपकी इक्वेशन नंबर 1। अब हम किस में लेंगे, अब हम दूसरा लूप लेंगे। दूसरा लूप है आपका B C D A, तो हम यहाँ पे ले रहे हैं वही किरचॉफ लगाएंगे, बाय किरचॉफ सेकेंड लॉ इन लूप। इस बार आपका लूप का नाम क्या है, BCDA, BCDA। ठीक है, बी से चले हम ऐसे आ रहे हैं, ठीक है, BCDA, ये हो गया लूप की डायरेक्शन। चलो, जब B से C की तरफ जा रहे हो तो लूप भी इसी डायरेक्शन में चल रहा है और आपका करंट भी इधर ही है B से C की तरफ, यानी कि I1 करंट किस में से निकल रहा है, Q रेजिस्टेंस में से। सेम डायरेक्शन है तो माइनस का ले लोगे, माइनस का कितना होगा आपका I1Q। आगे चलो, लूप की डायरेक्शन ऐसे है C से D की तरफ, लेकिन करंट की डायरेक्शन D से C की तरफ है, तो ये कैसे हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा आपका I2S इज इक्वल टू 0। ये बन जाएगी इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अभी नहीं बनाएंगे हम इसको, पहले इसको उधर ले जाते हैं। तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा, I1Q किसके इक्वल हो जाएगा, I2S के। ये बन गया आपका इक्वेशन नंबर 2 बन गया। ठीक है, I1Q किसके इक्वल हो गया, I2S के। अब हमें क्या करना है, दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर देना है। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 को किससे डिवाइड कर दोगे, इक्वेशन नंबर 2 से डिवाइड कर दोगे, तो डिवाइडिंग इक्वेशन 1/2। ठीक है, चीज नोट कर लो। तो हम इसको डिवाइड कर लेते हैं। डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाय इक्वेशन 2। नाउ तो I1 P को डिवाइड कर दोगे किससे, I1Q से, इज इक्वल टू I2S को डिवाइड कर दोगे, सॉरी I2R को डिवाइड कर दोगे I2S से। I1 से I1 कैंसिल, R2 से R2 कैंसिल, I2 से I2 कैंसिल, तो यहाँ बचा P/Q इज इक्वल टू R/S। यही है आपका किरचॉफ लॉ। जब बैलेंस फॉर्म में होता है तो उसमें रेशियो क्या बन जाता है आपका, P/Q इज इक्वल टू R/S। यही बैलेंस फॉर्म होती है। जब बैलेंस में किरचॉफ जो हमारा सर्किट है वो बैलेंस फॉर्म में होता है तो उनके जो सर्किट ये है रेजिस्टेंस है, इनका रेशियो कैसे होता है आपका, इक्वल होता है। तो ये आपको प्रूफ करके दिखा देना है, 2 मार्क्स में 3 मार्क्स में आ जाता है। अब हमें क्या करना है, इसके न्यूमेरिकल्स करने हैं। चैप्टर आपके थ्योरी खत्म हो
क्योंकि ये थोड़े बहुत छोटे मोटे पॉइंट छूट जाते हैं, पावर हो गया है ना, एनर्जी हो गया, सर्किट में कितनी एनर्जी है, तो ये सब चीजें हम न्यूमेरिकल करेंगे तो वहीं साइड में आप नोट करते रहना, क्योंकि इसमें कोई थ्योरी लिखने के लिए नहीं आती, फॉर्मूला पूछ लेते हैं, ऑप्शन में आ जाते हैं या फिर न्यूमेरिकल्स आ जाते हैं। ठीक है, तो हमारे जो 2-3 लेक्चर आएंगे, 2 ही लेक्चर आएंगे जिसमें हम क्या करेंगे, न्यूमेरिकल्स करेंगे। चैप्टर आप एक बार पूरा रिवाइज कर लेना, 25 मिनट से 30 मिनट से ऊपर की वीडियो नहीं होती है, और 6 या 7 वीडियो आपकी बनी है, तो आप एक बार पूरे चैप्टर का एक बार रिवीजन कर लोगे, नोट्स आप साथ साथ बनाओगे, बिल्कुल सेम पूरा लिखती हूँ मैं इसी वजह से कि आपके नोट्स भी प्रिपेयर होते रहें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड लक, और अच्छे से अपनी पढ़ाई कीजिए, और कोई टॉपिक्स अगर समझ में नहीं आता तो आप मुझे बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।